महायुद्ध का चरम और बारिश का खेल। रणभूमि में चारों ओर तबाही का मंजर था। झेलम नदी के किनारे खून की नदियां बह रही थीं और सैनिकों की चीखें हवा में गूंज रही थीं। सिकंदर की सेना पर पोरस के हाथियों ने कहर बरपाया था। उनके विशाल पैरों तले दुश्मन कुचले जा रहे थे और उनकी सूंड से सैनिक हवा में उछाले जा रहे थे। पोरस अपने हाथी पर सवार था। उसकी आंखों में विजय की चमक थी। उसकी तलवार हवा को चीर रही थी और उसकी दहाड़ से सैनिकों में जोश भर रहा था। यह हमारी धरती है। पर वह चिल्लाया, कोई विदेशी इसे नहीं छीन सकता। उसकी सेना ने उसकी आवाज सुनी और भी तेजी से लड़ने लगी। सिकंदर घायल था। उसका घोड़ा मर चुका था और उसका शरीर मिट्टी से सना था, मगर उसका घमंड अभी टूटा नहीं था। वह अपनी सेना के बीच खड़ा हुआ और चिल्लाया, डरो मत, हम विश्व विजेता हैं। उसके सैनिकों ने हिम्मत बटोरी, पर हाथियों का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी आसमान गरजा और बारिश की पहली बूंदें धरती पर गिरी। पहले हल्की फुहार थी, फिर तेज बौछारें शुरू हो गईं। कुछ ही पलों में रणभूमि कीचड़ के दलदल में बदल गई। पोरस के रथ के पहिए फंस गए। हाथियों के पैर कीचड़ में धंसने लगे। सिकंदर ने यह देखा और उसकी आंखों में चमक लौटी। अब हमारा समय है, वह बोला। बारिश ने खेल बदल दिया। पोरस की सेना, जो अभी तक हावी थी, अब लड़खड़ाने लगी। हाथी आगे बढ़ नहीं पा रहे थे और उनके ऊपर सवार धनुर्धारी गीले धनुषों से तीर नहीं चला पा रहे थे। रथ कीचड़ में फंसे थे और सैनिकों के पैर फिसल रहे थे। सिकंदर ने अपने घुड़सवारों को हुक्म दिया, हमला करो, उन्हें पीछे धकेल दो। उसके सैनिक कीचड़ में दौड़े। उनके भाले और तलवारें चमक रही थीं। पोरस के सैनिक अब मुश्किल में थे। एक सैनिक ने अपने भाले से सिकंदर के घुड़सवार को रोका, पर दूसरा उस पर टूट पड़ा। खून और कीचड़ का मिश्रण चारों ओर फैल गया। पोरस ने यह देखा और अपने हाथी से उतर गया। उसने अपनी तलवार उठाई और कीचड़ में कूद पड़ा। उसका विशाल शरीर पर्वत सा अडिग था। वह चिल्लाया, मेरे साथ आओ, हम हार नहीं मानेंगे। उसके सैनिकों ने उसकी हिम्मत देखी और फिर से हथियार उठाए। एक सैनिक ने कीचड़ में फिसलते हुए सिकंदर के सैनिक को मार गिराया। दूसरा अपने भाले से दो को ढेर कर दिया, मगर सिकंदर की सेना अब हावी हो रही थी। बारिश उनके लिए वरदान बन गई थी। उसके धनुर्धारियों ने ऊंची जगह से तीरों की बारिश शुरू कर दी और पोरस के सैनिक ढालों के पीछे छिपने लगे। तभी एक प्रचंड गर्जना हुई। रणभूमि में एक नया तूफान आया। खोखर योद्धा। ये जंगली कबीले के लोग थे, जिनका न राज्य था न साम्राज्य, मगर उनकी ताकत और क्रूरता की कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं, मोहम्मद गौरी का सिर भी इन्हीं में से किसी ने काटा था। उनके हाथों में भाले और कुल्हाड़ियां थीं और उनकी आंखों में खून की प्यास। वे कीचड़ में दौड़ते हुए सिकंदर की सेना पर टूट पड़े। एक खोखर ने अपने भाले से 3 सैनिकों को छेद दिया। दूसरा सिकंदर के घुड़सवार को घोड़े समेत ढेर कर गया। सिकंदर ने यह देखा और चौंक गया। ये कौन है? वह चिल्लाया। खोखरों की वजह से पोरस की सेना में फिर से जान आ गई। वे सिकंदर की सेना को पीछे धकेलने लगे। एक खोखर योद्धा, जिसका नाम था भैरू, पोरस के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, हम आपकी धरती के लिए लड़ेंगे। यह विदेशी हमारा भी दुश्मन है। वो पोरस ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। तो फिर मेरे साथ आओ, वह बोला। दोनों ने मिलकर सिकंदर की सेना पर हमला बोला। भैरू की कुल्हाड़ी हवा में चमकी और पोरस की तलवार खून से लाल हो गई। सिकंदर के सैनिक अब फिर से घबराने लगे। सिकंदर ने अपने कमांडर क्लाइटस को बुलाया। ये जंगली हमें मार डालेंगे, क्लाइटस बोला। सिकंदर ने दांत पीसे और कहा, नहीं, हमें बस मौके की जरूरत है। फिर उसने अपनी सेना को पीछे हटने का इशारा किया। वह जानता था कि सीधा हमला अब बेकार है। उसकी नजर पोरस पर थी, जो कीचड़ में भी शेर की तरह लड़ रहा था। सिकंदर ने सोचा, यह आदमी आम नहीं है, इसे हराने के लिए चालाकी चाहिए। उसने अपने धनुर्धारियों को ऊंची चट्टानों पर भेजा, जहां बारिश का असर कम था। वहां से तीरों की बारिश शुरू हुई। पोरस ने यह देखा और अपने सैनिकों को ढालें उठाने का हुक्म दिया, मगर कीचड़ में ढालें भारी हो गई थीं। तीर सैनिकों को भेदने लगे और खोखर योद्धा भी घायल होने लगे। भैरू के कंधे में एक तीर लगा, पर उसने उसे निकाला और फिर से लड़ने लगा। पोरस ने एक सैनिक को बचाने के लिए अपनी ढाल फेंकी और उसकी बाह में तीर लग गया। वह डगमगाया पर गिरा नहीं। उसने तीर निकाला और चिल्लाया, मैं अभी जिंदा हूं। उसकी आवाज से सैनिकों में जोश भर गया। सिकंदर ने यह देखा और सोचा, यह आदमी पर्वत है, इसे तोड़ना होगा। उसने अपने घुड़सवारों को दूसरी ओर से हमले का हुक्म दिया। बारिश अब धीमी पड़ रही थी और कीचड़ सख्त होने लगा था। सिकंदर की सेना फिर से ताकत पकड़ रही थी। पोरस ने यह देखा और अपने हाथियों को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर बारिश ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। युद्ध का अंत और संधि की शुरुआत। रणभूमि खून, कीचड़ और टूटी तलवारों से अटी पड़ी थी। झेलम नदी का पानी लाल हो चुका था और हवा में मौत की गंध तैर रही थी। सिकंदर की सेना और पोरस की सेना दोनों ही थक चुकी थीं। बारिश रुक चुकी थी, पर कीचड़ ने रणभूमि को दलदल बना दिया था। पोरस अपने सैनिकों के बीच खड़ा था। उसकी बांह से खून टपक रहा था।
मगर उसका चेहरा पर्वत सा अडिग था। उसकी तलवार अभी भी चमक रही थी और उसकी आंखों में हार का कोई निशान नहीं था। सिकंदर दूर एक टीले पर खड़ा था। उसका शरीर घायल था और उसका चेहरा मिट्टी से सना था। वह पोरस को देख रहा था और पहली बार उसे लगा कि शायद उसने अपने से बड़ा योद्धा देख लिया है। पोरस ने अपने सैनिकों को देखा। बचे हुए योद्धा थके हुए थे, पर उनके सीने में देशभक्ति की आग अभी बुझी नहीं थी। खोखर योद्धा भैरू उसके पास खड़ा था। उसका कंधा तीर से छेदा था, मगर उसकी कुल्हाड़ी अभी भी तैयार थी। पोरस ने उससे कहा, भैरू, हमारी धरती अभी भी हमारी है, क्या तुम और लड़ सकते हो? भैरू ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब तक एक सांस बाकी है मैं इस विदेशी को कुचलता रहूंगा। पोरस ने सिर हिलाया और चिल्लाया, तो फिर आओ मेरे वीरों। एक आखिरी हमला। उसकी आवाज सुनकर सैनिकों में जोश भर गया। बचे हुए हाथी गरजते हुए आगे बढ़े और सैनिकों ने अपनी तलवारें उठाईं। सिकंदर ने यह देखा और अपने कमांडर क्लाइटस को बुलाया। यह आदमी नहीं रुक रहा, क्लाइटस बोला। हमारी सेना टूट रही है। सिकंदर ने दांत पीसे और कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, पर शायद अब तलवार से ज्यादा बातचीत काम करे। वही उसने अपनी तलवार नीचे की और एक सफेद झंडा उठाने का इशारा किया। यह युद्ध विराम का संकेत था। पोरस ने सफेद झंडा देखा। उसका सेनापति हरदास उसके पास आया और बोला, महाराज, यह सिकंदर की चाल हो सकती है। पोरस ने गहरी सांस ली और कहा, चाल हो या सच, मैं उससे मिलूंगा। अगर वह लड़ना चाहता है तो मेरी तलवार तैयार है, और अगर बात करना चाहता है तो मेरी जुबान भी कम नहीं। उसने अपने सैनिकों को रुकने का हुक्म दिया और अपने हाथी से उतर गया। उसका विशाल शरीर कीचड़ में चला, मगर हर कदम में उसका स्वाभिमान झलक रहा था। सिकंदर भी अपने सैनिकों के बीच से निकला। उसके चेहरे पर घाव थे और उसकी चाल में थकान थी, मगर उसकी आंखों में अभी भी वही जुनून था। दोनों योद्धा रणभूमि के बीच में मिले। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सिकंदर के सैनिक और पोरस के सैनिक अपनी सांसें रोककर देख रहे थे। सिकंदर ने पोरस को देखा। 7 फुट 6 इंच का वह महावीर, जिसके कंधे पर खून टपक रहा था, मगर जिसका सिर अभी भी ऊंचा था। सिकंदर ने कहा, मैंने कई राजाओं को देखा, पर तुम जैसा कोई नहीं। तुम क्यों लड़ रहे हो पोरस? मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें आधा साम्राज्य दूंगा। पोरस ने सिकंदर की ओर देखा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह बोला, सिकंदर, यह धरती मेरा साम्राज्य नहीं, मेरा माँ है। मैं इसके लिए मर सकता हूँ, पर इसे किसी को नहीं दूंगा। तुम्हारा आधा साम्राज्य मेरे लिए मिट्टी बराबर है। सिकंदर चौंका। उसने कई राजाओं को झुकते देखा था, पर पोरस का यह जवाब उसके लिए नया था। वह मुस्कुराया और बोला, तो फिर हम क्यों लड़ें? यह युद्ध हमें दोनों को निगल रहा है। आओ संधि करें। पोरस ने सिकंदर को गौर से देखा। वह जानता था कि सिकंदर चालाक है, मगर वह यह भी देख रहा था कि उसकी सेना थक चुकी है। उसने सोचा, अगर युद्ध और चला तो और बेगुनाह मरेंगे। उसने कहा, बोलो, तुम क्या चाहते हो? सिकंदर ने जवाब दिया, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे रास्ता दो और मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। न सिर्फ तुम्हारा, बल्कि मेरे जीते हुए और राज्य भी तुम्हें दूंगा। जी। पोरस ने यह सुना और चुप रहा। उसके मन में उथल पुथल थी। वह अपनी प्रजा की जान बचाना चाहता था, मगर उसका स्वाभिमान उसे झुकने नहीं दे रहा था। उसने कहा, सिकंदर, मैं तुम्हें रास्ता दूंगा, पर मेरी शर्तें होंगी। मेरे लोग सुरक्षित रहेंगे और मेरे राज्य पर तुम्हारी छाया भी नहीं पड़ेगी। वह सिकंदर ने सिर हिलाया। मंजूर, वह बोला। दोनों ने हाथ मिलाया और रणभूमि में एक अजीब सी शांति छा गई। सिकंदर के सैनिकों ने राहत की सांस ली और पोरस के सैनिकों ने अपने महाराज की ओर देखा। भैरू ने पोरस से कहा, महाराज, क्या यह सही है? पोरस ने जवाब दिया, भैरू, जंग जीतने का मतलब सिर्फ खून बहाना नहीं। हमने अपनी धरती बचाई और यही हमारी जीत है। संधि हो गई। सिकंदर ने पोरस को न सिर्फ उसका राज्य लौटाया, बल्कि गांधार और अन्य जीते हुए इलाके भी सौंप दिए। पोरस ने अपने सैनिकों को वापस बुलाया और सिकंदर ने अपनी सेना को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। मगर सिकंदर के मन में एक सवाल था, क्या वह सचमुच जीता? पोरस की वीरता ने उसे झकझोर दिया था। वह सोच रहा था कि अगर भारत में हर राजा पोरस जैसा है तो उसका सपना शायद अधूरा रह जाए। उधर पोरस अपने महल लौटा। उसकी पत्नी रानी विद्या ने उसका स्वागत किया। आपने क्या खोया स्वामी? उसने पूछा। पोरस ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं विद्या, हमने अपनी धरती बचाई और वह मेरे लिए सब कुछ है। मगर पोरस जानता था कि यह सिर्फ एक पड़ाव था। सिकंदर आगे बढ़ रहा था और उसका अगला मुकाबला किसी और से होने वाला था, शायद उस चाणक्य से जिसके बारे में जासूसों ने खबर दी थी।